हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे हैं बेटा। हम टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के बारे में। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ओके, कि जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, हम इनको अलग अलग कर लेंगे किसकी हेल्प से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। ओके, अब हमने इन फ्रैगमेंट्स को अलग तो कर लिया, अब हम इन्हें क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे जेल में से, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज इल्यूशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इल्यूशन। इल्यूशन के केस में क्या होगा? जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनको रिमूव कर लिया जाएगा जेल से, किसके ऊपर? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके, फिर हम आगे बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ओके, तो जो सेकंड टूल है बेटा दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। और मैंने आपको बताया था कि जो क्लोनिंग वेक्टर है किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू एन होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेटा। सेकंड बैक्टीरियोफेज, थर्ड कॉस्मिड्स, फोर्थ BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, YAC फिफ्थ, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, साथ के साथ ट्रांसपोजोन्स जिन्हें कहा कहते हैं हम जंपिंग जीन्स। ओके, बैक्टीरियोफेज मैंने आपको बताया था वायरस विच किल बैक्टीरिया, इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर के तरीके से। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है बेटा दैट इज प्लाज्मिड। वो क्या है? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि जो प्लाज्मिड है ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। जो प्लाज्मिड्स हैं ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया इकोलाई का। ओके, ये हो गया इसका क्रोमोसोमल डीएनए, ओके, और यहां साइड में क्या प्रेजेंट है ये बेटा? ये प्रेजेंट है हमारा प्लाज्मिड। क्या प्रेजेंट है बेटा? ये प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। दिखने में कैसा है? सर्कुलर डीएनए, जो क्या कर सकता है? विच कैन रेप्लिकेट, जो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्लाज्मिड कहेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो किया हुआ है PBr322 के बारे में। ओके, तो जो PBr322 है इसका जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ PBr322। ओके, जो PBr322 है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं बेटा? 4362। नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कितने हैं इसके अंदर? 4362। ओके, फिर जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, इसका जो नाम है नोमेनक्लेचर के बारे में, तो P का मतलब है कि ये एक प्लाज्मिड है। B और R इसके साइंटिस्ट के नाम है, बॉलिवर एंड रॉड्रिगुez। और 322 एक स्पेसिफिक नंबर फॉर डिस्टिंग्विश इट
or distinguish it from other plasmids produced in same lab, जो उसी लैब में प्रोड्यूस किए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दो और हमारे प्लाज्मिड आते हैं जो काफी फेमस है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में, काफी ज्यादा यूज किया जाता है उनका, यानी कि एक है PUC16 और PUC19। तो यहाँ पे P का मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मिड, UC का मतलब क्या हुआ बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 16 इसका स्पेसिफिक नंबर है, 19 इसका स्पेसिफिक नंबर है। ओके, तो ये था किसके बारे में बेटा, नोमेनक्लेचर के बारे में। ओके, फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ओके, characters of cloning vector। एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो तीन है। पहली ओरिसाइट, सेकंड रिकॉग्निशन साइट्स, एंड थर्ड selectable markers, selectable markers। ओके, पहला ओरिसाइट, जो पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा किसी भी वेक्टर का, वो क्या होना चाहिए, ओरिसाइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। From where replication can start, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। ओके, सेकंड रिकॉग्निशन साइट, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स, किसके लिए, फॉर द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, अलग अलग एंडोन्यूक्लियेसेस के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे यहाँ पे हम इस डायग्राम की आपसे बात करते हैं, ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट शो किया हुआ है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ बेटा इस प्लाज्मिड में हमारे में। ओके, ये फिर हमारी क्या शो की हुई है, ये शो की हुई है अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स। ओके, अगर इको R1 इस प्लाज्मिड को कट करता है तो इको R1 कहां से कट करेगा बेटा, इस साइड पे से कट करेगा। ओके, जो थर्ड आता है हमारा दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर्स, जो थर्ड है हमारा दैट इज अबाउट सिलेक्टेबल मार्कर। जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म का मतलब है बेटा हैविंग फॉरेन डीएनए, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद है। डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म यानी कि हैविंग फॉरेन डीएनए विद नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि नॉर्मल सेल्स से। इज दैट क्लियर? ओके, फिर जब हम बात कर रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में, तो जो PBR है हमारा, PBR 322, यहां पर दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं बेटा। पहला है AMPR, ये वाला जो रीजन है ये रेड शेडेड है, AMPR यानी कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट रीजन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट रीजन। जो सेकंड है बेटा वो है हमारा TETR, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन। ये इधर शो किया हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन। इज दैट क्लियर?
अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जो AMPR रीजन है, यहाँ पे दो रिकॉग्निशन साइट है, PBU1 एंड PST1। ओके, दूसरे में जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन है, यहाँ पे BAMH1 और यहाँ पे SAL1। इज दैट क्लियर? ओके, अब किस तरीके से हम इनकी हेल्प लेंगे, किस चीज के लिए? ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को अलग अलग करने के लिए। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा कि मैंने माना कि यहां पे ये जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई के अंदर यहां पे ये हो गया एक हमारा कौन सा रीजन? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, और यहां पर ये हो गया हमारा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट। ओके, इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, अगर मैं किसी फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड एट PBU1 साइट, किसी फॉरेन डीएनए को मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया। ओके, यानी कि यहां पर मैंने किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा बेटा, ये जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट रीजन था, ये क्या हो जाएगा? AMP रीजन बिकम्स इनएक्टिवेटेड। क्या हो जाएगा बेटा? इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। ओके, और इस ई कोलाई को जब मैं ग्रो करूंगा, ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम, तो ये ई कोलाई कैन नॉट ग्रो, ये ई कोलाई ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर मैंने इनको किस में ग्रो किया? ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, तो ये आसानी से ग्रो कर जाएंगे, कैन ग्रो इजिली। इज दैट क्लियर? क्यों ग्रो कर जाएंगे अपने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में? क्योंकि इनएक्टिवेट कौन सा हुआ है? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट रीजन इनएक्टिवेट हुआ है। किसकी वजह से? जब हमने एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया इस रीजन में। ओके, इसके ऊपर तो कुछ असर नहीं पड़ा टेट्रासाइक्लिन रीजन के ऊपर, तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। इज दैट क्लियर? तो जो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे यानी कि जिनके अंदर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, वो तो ग्रो नहीं कर पाएंगे इसमें एम्पिसिलिन मीडियम में, लेकिन वो ग्रो कर पाएंगे किसमें? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। इज दैट क्लियर? ओके, और अगर इसी तरीके से अगर हम किसी फॉरेन डीएनए को हम यहाँ BAM साइट 1 पे ग्रो करता हूँ, BAMH1 साइट पे ग्रो करता हूँ, ओके, और यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, तो जो टेट्रासाइक्लिन रीजन है ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा, और ये वाली जो ई कोलाई है ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो जाती है, इसलिए एक मेथड और है, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वो है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। ओके, और उसकी हेल्प से आसानी से हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझ सकते हैं। जो सेकंड है हमारा, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि इंसर्शनल, किसी चीज के इंसर्ट होने की वजह से जो जीन का एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है बेटा? इनएक्टिवेट हो रहा है। ओके, वो क्या हो रहा है हमारा? इनएक्टिवेट हो रहा है। ओके, चलो देखते हैं हम। ये हमने एक सीक्वेंस लिया, हमने एक जीन का सीक्वेंस लिया। ओके, ये जो जीन का सीक्वेंस है ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो जीन है, जब ये जीन एक्सप्रेस होता है तो ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है।
ओके, कैसा है ये? नॉर्मल है। कैसा है बेटा? ये नॉर्मल सेल है। ओके, अब जब हमने इस नॉर्मल सेल को ग्रो किया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब है बेटा कलर गिविंग सबस्ट्रेट। ओके, तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर, गिव्स ब्लू कलर। कौन से सेल ने दिया बेटा? ये नॉर्मल सेल ने। कौन से सेल ने दिया? नॉर्मल सेल, या मैं इसको लिख दूं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल ने। किसने दिया है? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल ने। ओके, अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पर सेकंड केस में एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया। फॉरेन जीन इंसर्टेड। ओके, इसको आप जीन या डीएनए सेगमेंट मेंशन कीजिए, डीएनए सेगमेंट। अब इसमें हमने एक छोटा सा फॉरेन जीन और इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जो ये हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, विल नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो कैन नॉट बाइंड विद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और विल नॉट गिव ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर नहीं देगा। तो कौन से सेल ब्लू कलर नहीं दे रहे बेटा? ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि जिनके अंदर जो फॉरेन जीन है वो इंसर्ट किया गया है। ओके, होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? जो वेक्टर्स है, कौन कौन से वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में। ओके, वेक्टर्स यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Vectors used in plants and animals. ओके, पहले हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो जब प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पे एक बैक्टीरिया का नाम आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ओके, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है बेटा, इसके अंदर रहता है टीआई प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या कॉज करता है? कैन कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर इन प्लांट्स। जो प्लांट्स है बेटा, उनके केस में उनका जो स्टेम रीजन है उसमें क्या कॉज करता है? ये क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है, इस तरीके से गांठ बना लेता है। ओके, तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? यहां पे ये प्रेजेंट है टीआई जीन, और ये क्या हो गया? पूरा टीआई प्लाज्मिड। ओके, क्या हो गया? ये कंप्लीट टीआई प्लाज्मिड। ओके, तो यहां पे हम इसको कैसे यूज कर सकते, और इसीलिए इसे कहा जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ओके, तो अब हम क्या करें? अगर हम इस टीआई जीन इज रिमूव्ड, टीआई जीन इज रिमूव्ड, रिप्लेस्ड बाय यूजफुल जीन, किसी यूजफुल जीन से हम इस टीआई जीन को क्या करा दें? रिप्लेस करा दें। कैन गिव्स बेटर यील्ड, तो जो क्रॉप है उसमें क्या आ सकती है?
बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उसके लिए, वो हमें अच्छी पैदावार दे सकती है। ओके, ये यूजफुल जीन क्या हो सकता है बेटा? डिसीज रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट। ओके, ऐसे ही एनिमल्स के केस में यूज किया जाता है बेटा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो कैसा है? कैंसर कॉजिंग, जो कैसा है? कैंसर कॉजिंग। ओके, फिर यहां पर आता है बेटा हमारा जो नेक्स्ट आएगा, दैट इज अबाउट कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉरेन जो डीएनए है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, कॉम्पिटेंट, थर्ड कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म इन विच, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? इन विच आरडीएनए इज ट्रांसफर्ड, किस चीज के लिए? फॉर क्लोनिंग, क्लोनिंग के लिए। ओके, तो ये बेटा दो तरीके से होता है। पहला जो इसमें हमारा होगा डीएनए मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ओके, इसको हम कह देते हैं वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर फर्स्ट। जो सेकंड होगा ये होगा बेटा डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, यानी कि विदाउट वेक्टर के बिना। ओके, तो जो डीएनए मेडिएटेड है इसमें जो फर्स्ट आता है बेटा हमारा, इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा कैल्शियम प्रेसिपिटेटेड मेथड। जो सेकंड आएगा हमारा दैट इज हीट शॉक मेथड। ओके, और ये जो है हमारा यूकैरियोट्स के केस में होता है, इसे हम ट्रांसफेक्शन भी कहेंगे। ट्रांसफेक्शन किसके केस में? यूकैरियोट्स के केस में। यहां पे ये किसके केस में हो रहा है? प्रोकैरियोट्स के केस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड है इसमें बेटा तीन आते हैं हमारे, माइक्रो इंजेक्शन, नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोपोरेशन, थर्ड आएगा जीन गन मेथड, और एक फोर्थ आता है पीईजी, पैग की हेल्प से, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की हेल्प से। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट है बेटा कैल्शियम प्रेसिपिटेटेड, इसके केस में जो आरडीएनए है, आरडीएनए इज ट्रीटेड विद डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस so that जो आरडीएनए है कैन एंटर इनसाइड बैक्टीरियल सेल, ताकि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर सके। ओके, क्योंकि जो डीएनए है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। कैसा है बेटा वो? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है। सेकंड हीट शॉक मेथड में क्या आता है बेटा हमारा? हीट शॉक मेथड में जो हमारा आरडीएनए है, आरडीएनए विद सेल्स के साथ, आरडीएनए को सेल्स के साथ रखेंगे पहले आइस पे, देन 42 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएंगे, इसी को हम कहते हैं हीट शॉक, जिसकी वजह से पोर्स होंगे और लास्ट में फिर दोबारा हम उसको आइस पे रख देते हैं।
तो ये मेथड है हमारा हीट शॉक मेथड। माइक्रो इंजेक्शन के केस में बेटा निडल्स की हेल्प से डीएनए इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड into nucleus of animal cell, mainly into nucleus of animal cell। ओके, डायरेक्टली इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम देखें तो इस तरीके से एक पिपेट की हेल्प से इसको होल्ड करके रखते हैं, देन निडल की हेल्प से जो आरडीएनए है उसे डायरेक्ट किसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा, न्यूक्लियस में। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज करेगा पोर्स, ओके, जो सेल्स हैं उनको पुट कर दिया जाएगा, सेल्स आर ऑन पॉजिटिव साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो पोर्स होंगे, ठीक है, सेल्स के अंदर, और आरडीएनए विल एंटर इन सेल, आरडीएनए एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। जीन गन मेथड में बेटा मेनली इसमें प्लांट सेल के केस में यूज किया जाता है, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन के जो पार्टिकल्स हैं कोटेड विद आरडीएनए, उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ओके, बायोलिस्टिक मेथड भी कहेंगे। गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को उनके ऊपर आरडीएनए मौजूद रहते हैं और डायरेक्ट उनको शूट किया जाता है प्लांट सेल में और वो उनके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की हेल्प से भी जो फॉरेन डीएनए है उसको ट्रांसफर किया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। ओके, सो होप सो बेटा समझ में आया होगा आपको इस चीज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ओके, तो आप इसे ध्यान से लर्न करें। ओके, थैंक यू।